हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस। एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस में अभी हम आगे के कुछ सेक्शंस कवर करेंगे, जैसे कि 35 से लेकर के 135 से लेकर के स्टार्ट होता है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 135। एक और बात याद रखिएगा, आप लोग इसके ट्रिक्स एक बार देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि सीरीज ऑफ सेक्शंस क्या है। बाकी मैं इसके साथ साथ आपको करवाती रहूंगी कि सीरीज ऑफ सेक्शंस क्या है। तो हाँ, सेक्शंस कितने आते हैं इसमें, चलिए देखते हैं। मैं आपको बेरेक से ही करवाती रहूंगी साथ साथ में। बेरेक देखने से क्या होता है, आपकी एक्वेंटेंस बढ़ेगी बेरेक से। तो देखिए, ये सेक्शन नंबर 135 चैप्टर नंबर 10 ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस 135 से लेकर के सेक्शन नंबर 166 तक है, ठीक है। फिर इसके बाद एक लौता सेक्शन बचता है, सेक्शन नंबर 167। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 135 से। 135 जो है वो बात करता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस, ठीक है। 135 किस बारे में बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस। देखो, जब भी कोई सेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले उसकी जनरल रूल की बात की जाती है। तो सेक्शन नंबर 135 भी वैसे एक जनरल रूल यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर की बात करता है। आप ऑर्डर करोगे किस चीज का ऑर्डर करोगे आप, अरे विटनेसेस को बुलाना है, एग्जामिनेशन करना है, प्रोडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस, उस सब चीजों के लिए। तो सेक्शन नंबर 135 लेज डाउन द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिनेशन। अब ये वो वाला ऑर्डर नहीं है बुलाने वाला, ये ऑर्डर सीरीज वाला ऑर्डर है, 1 2 3 4 वाला ऑर्डर है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे वाला ऑर्डर है, सीरीज वाला ऑर्डर है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसकी सीरीज क्या है, सबसे पहले जनरल सीरीज यही रहेगी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। प्रोसीजर कैसे, जैसे सीपीसी और सीआरपीसी में दिया गया हो, ठीक है, वो प्रोसीजर हो जाएगा लॉ वाला। दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, जहां पे प्रोसीजर नहीं दिया गया हो। अब इसके रेलिवेंट प्रोविजन सीपीसी सीआरपीसी के क्या होंगे, सीपीसी के होंगे ऑर्डर नंबर 18, ठीक है। और इसके बाद इसमें कितने होंगे, चैप्टर नंबर 18 19 20 21 22, ये किसके होंगे, सीआरपीसी के। इसको हम लोग आगे डील कर लेंगे, ठीक है। और ऐसा सच कुछ है नहीं। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन्वॉल्व टू थिंग्स, विच पार्टी हैज द राइट टू एग्जामिन हिज विटनेस फर्स्ट, ठीक है। पहला किसके पास राइट है, राइट किसके पास है, इन वॉट ऑर्डर द विटनेस आर टू बी एग्जामाइंड बाय द पार्टी, किस ऑर्डर में विटनेसेस को एग्जामाइन किया जाएगा। ऑर्डर नंबर 18 किस चीज के बारे में बात करता है, हेयरिंग ऑफ सूट्स के बारे में, ठीक है। हेयरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन, इस चीज के बारे में बात करता है। ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि राइट टू बिगिन। अब किसके पास राइट टू बिगिन होता है, अब देखो सिविल लॉ में राइट टू बिगिन उसके पास होता है जिसके पास बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पे लाई करता है, आप वैसे अपना एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करवाओ। जनरली द प्लेंटिफ हैज राइट टू बिगिन बट द डिफेंडेंट एडमिट्स, अगर डिफेंडेंट क्या करता है, एडमिट कर लेता है। अब देखो जनरली क्या होता है ये। नेक्स्ट दूसरी चीज क्या होती है, अगर एडमिट हो जाता है, एडमिट कर लेता है डिफेंडेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द फैक्ट्स एलिज्ड बाय द प्लेंटिफ एंड द कंटेंट्स द प्लेंटिफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिलीफ। कंटेंट करता है कि प्लेंटिफ को रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए, या तो पॉइंट ऑफ लॉ पे या फिर किसी एडिशनल फैक्ट पे। देन दैट केस पे क्या होता है, डिफेंडेंट हैज राइट टू बिगिन, ठीक है। डिफेंडेंट के पास राइट टू बिगिन होता है, किसमें, ऑर्डर 18 में है। उसके बाद क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन हैज राइट। क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन के पास राइट होता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ, अरे सेक्शन नंबर 135 हम पढ़ रहे हैं वही है, ऑर्डर उसी पे डिपेंड करता है। चलिए आगे करते हैं सेक्शन नंबर 135 किसकी बात करता है, जस्ट टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेंस में, वो क्वेश्चन किस बारे में बात करता है, क्वेश्चन पूछता है रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है। अब देखो, रेलिवेंसी तो आपको पता है, रेलिवेंसी कहाँ से आते हैं, 5 से लेकर के 55 तक आता है। एडमिसिबिलिटी तुम लोग ये मत लिख देना कि 17 से लेकर के आता है, ठीक है, ये बिल्कुल मत लिख देना, वो एडमिशन होता है। एडमिसिबिलिटी होता है सेक्शन नंबर 136 का, और कोई एडमिसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, यही होती है एडमिसिबिलिटी सेक्शन नंबर 136 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिसिबिलिटी। अब देखो, सेक्शन नंबर 5 एविडेंस कैन ओनली बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू। सेक्शन नंबर 5 में एविडेंस जो है वो इशू ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स दिया जाता है, देयरफॉर कोर्ट डिसाइड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ जज होता है। अब मैं आपको एक पूरा लाइन बताती हूँ कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। सेक्शन नंबर 136 जो है वो डील करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस है, हमें ये पता चल गया है। सेक्शन नंबर 5 स्टेट करता है एविडेंस कैन ओनली बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स देखो, या तो फैक्ट्स इन इशू या तो रेलिवेंट फैक्ट, इन दो चीजों का से हमें पता चल गया।
So when evidence of relevant fact is given by a party, the court has to decide whether it is admissible or not. किसका डिस्क्रिशन होता है? जज का डिस्क्रिशन होता है कि एडमिसिबल है कि नहीं. अब इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, ठीक है. कौन कौन से रूल हैं? 3 रूल हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3. रूल 1 हम लोग करेंगे. रूल 1 आता है सेक्शन नंबर 136 पैरा 1 में. वो बोलता है व्हेन अ पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, द जज में आस्क द पार्टी इन व्हाट मैनर द एलिज्ड फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट. ठीक है, कि जज जो है, ठीक है, ये जज है, वो आस्क करते हैं, पार्टी से पूछते हैं कि व्हाट मैनर, आपका किस मैनर में जो है रेलिवेंट होगा. दिस क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंसी इज टू डिसाइडेड बाय द जज एंड ही वुड अलाउ द एविडेंस ओनली इफ ही थिंक्स इट इज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट एंड नॉट अदरवाइज. इट इज द ड्यूटी ऑफ द जज टू सी दैट द एविडेंस ब्रॉट ऑन द रिकॉर्ड इज रेलिवेंट. रेलिवेंसी इज डिसाइडेड बाय जज, क्योंकि उनकी क्या है? ड्यूटी है. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट इसके बाद है रूल 2, वो भी 36 पैरा 2 में आता है. रूल 2 बात करता है कोर्ट हैज बीन गिवन द डिस्क्रिशन टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस. ठीक है, इसमें क्या है? सीक्वेंस की बात की जा रही है. सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस क्या है? कोर्ट डिसाइड करेगा. वेयर प्रूफ ऑफ फैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रूफ ऑफ अनदर फैक्ट. अब ये क्या आ जाता है? सेक्शन नंबर 32 की बात की जा रही है कि मान लो एक इंसान मर गया है और उसकी डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करनी है. 32(1) में डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करनी है, तो आप क्या बोलोगे कि सामने वाला, पहले तो आपको ये प्रूफ करना होगा ना कि वो मर गया, उसके बाद ही आप उसकी डाइंग डिक्लेरेशन प्रूफ करोगे. तो इसमें यही बोला जा रहा है कि अगर सीक्वेंस जो है वो तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है, कोर्ट के पास पावर है. और जनरल रूल क्या है? वेयर द फैक्ट प्रपोज टू बी प्रूव्ड इट एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट. सेक्शन नंबर 32 की बात हो रही है कि वो पहले प्रूफ होगा, देन ही मस्ट फर्स्ट प्रूव दैट द पर्सन हुज डिक्लेरेशन इट इज सपोज टू बी इज डेड. ठीक है, ये एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन समझ में आ गया. However, under this section, the court has been given the discretion to allow the evidence of the first fact without proof of the second on the basis of an undertaking. अब इसमें क्या आप दे रहे हो? Undertaking दे रहे हो. ठीक है, undertaking दे रहे हो. Undertaking is given by the party stating that it will prove the second fact at a subsequent stage. ठीक है, कब करोगे? बाद में. समझ में आ गया. देन इसके बाद आता है रूल 3. रूल 3 136 पैरा 3 में है. ठीक है, रूल 3 बात करता है द कोर्ट हैज बीन गिवन द डिस्क्रिशन टू चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रूफ. कोर्ट के पास क्या है? डिस्क्रिशन है किस चीज के लिए? चेंज करने के लिए, अपना ऑर्डर ऑफ प्रूफ चेंज करने का. वेयर द रेलिवेंसी इज ऑफ वन एलिज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन प्रूफ ऑफ अनदर एलिज्ड फैक्ट. रेलिवेंसी क्या है? इधर डिपेंडेंट है, ऊपर क्या है? सीक्वेंस की बात है, डिपेंडेंट है अपॉन प्रूफ ऑफ अनदर एलिज्ड फैक्ट. The court may either allow the first fact to be proved without proof of the second or allow evidence of the second fact without evidence of the fourth. इसमें ही बोल दिया है बाद में, इसमें बोल दिया है मत प्रूफ करो. ठीक है, जरूरत नहीं है. ठीक है, इसमें क्या बोल दिया है? जरूरत नहीं. ठीक है, सिंपल यही बात है. रेलिवेंसी इसमें डिपेंडेंट है और आप कोर्ट के पास ये भी डिस्क्रिशन है कि कोर्ट बोल दे कि मत प्रूफ करो. ठीक है, उनमें से एनी वन ऑफ देम कोई भी एक प्रूफ कर दो. अब देखो नेक्स्ट इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है डाउट ऑन एडमिसिबिलिटी से रिलेटेड, तो उसको कैसे डील किया जाएगा? एडमिसिबिलिटी के फेवर में डील किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, जैसे कि डाउट अराइज होता है कि पर्टिकुलर पीस ऑफ एविडेंस जो है शुड बी डिक्लेयर्ड इन फेवर ऑफ, कि जो पर्टिकुलर पीस ऑफ एविडेंस है वो एडमिसिबल है कि नहीं है, तो उस क्वेश्चन को डिक्लेयर किया जाएगा कि हाँ एडमिसिबल है. डिक्लेयर्ड इन फेवर ऑफ एडमिसिबिलिटी के फेवर में डिक्लेयर किया जाएगा. ये कौन से केस में बोला गया था? कलेक्टर ऑफ गोरखपुर वर्सेस पलकधारी सिंह. ठीक है, पलकधारी सिंह के उसमें डिसाइड किया गया था. अब नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शन 137 और 138 दोनों साथ में. देखो 137 में जो है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन डिस्क्राइब कर दिया गया है. और 138 में ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन ये बताया गया है. तो इसको हम साथ में ही कर रहे हैं. अब हम लोग एग्जामिनेशन इन चीफ, देखो सबसे पहले क्या होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर क्या होता है? री एग्जामिनेशन. अब हम लोग इसको एक साथ करेंगे. ठीक है, ऐसे करेंगे कि कोई इशू ना आए. अब देखो एग्जामिनेशन इन चीफ है. एग्जामिनेशन इन चीफ कैसे होता है, क्या होता है? वैसे हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं. सबसे पहला है बाय पार्टी हु कॉल्स हिम. किसके द्वारा होता है? बाय पार्टी हु कॉल्स हिम. यानी कि अगर मैं अपना विटनेस लेके जा रही हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं खुद से उसका एग्जामिनेशन करूंगी, उसको बोलेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ. क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? ऑपोजिट पार्टी, उनके पास भी मौका होना चाहिए. और री एग्जामिनेशन कौन करता है? फिर से पार्टी हु कॉल्स हिम, यानी कि मुझे फिर से री एग्जामिनेशन कर रहा है. पर्पस भी आगे पता चलेगा. अब देखो एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है? एग्जामिनेशन इन चीफ का पर्पस क्या है? टू एलिसिट फ्रॉम द विटनेस ऑल मटेरियल फैक्ट्स इन हिज नॉलेज.
ठीक है, उसके नॉलेज में जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो निकलवाना। क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है? टू इम्पीच द एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी एंड द वैल्यू ऑफ द एविडेंस गिवन इन चीफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ। देखो मैं अपना विटनेस लेके आई हूँ, मैंने उसका एग्जामिनेशन इन चीफ किया, फिर इसके बाद सामने वाली पार्टी, मान लो आप जो है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो। क्रॉस एग्जामिनेशन करने में आपका इंटेंशन क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कि सामने जो मैंने इससे बुलवाया है उसको खारिज करने के लिए, यानी कि उसको गलत साबित करने के लिए उसकी एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी और उसकी वैल्यू ही कम कर दो, विटनेस की ही वैल्यू कम कर दो, तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन क्यों है? टू क्लियर द एम्बिग्विटीज अराइजन अपॉन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आपने तो मेरे विटनेस की वैल्यू थोड़ी सी कम कर दी, मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं फिर से जाऊंगी और फिर उसके बाद उससे क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब री एग्जामिनेशन करवाऊंगी, ताकि मैं एम्बिग्विटीज को क्लियर अप करवा पाऊँ। नेक्स्ट इसके बाद है एग्जामिनेशन इन चीफ में फेलियर, यानी कि व्हेन एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं होता है, तो क्या है? व्हेन नो एग्जामिनेशन इन चीफ हैपेंस देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिलाइड ऑन बाय डिफेंस। तुम एग्जामिनेशन इन चीफ ही नहीं करवा रहे हो, ठीक है, तो रिलाई क्या हो जाएगा? रिलाई नहीं किया जाएगा। क्यों? इफ देयर हैज बीन नो एग्जामिनेशन इन चीफ ऑन अ पर्टिकुलर फैक्ट और इशू एंड हैज नॉट बीन क्रॉस एग्जामिन, यानी कि EIC भी नहीं है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। सेम कैन नीदर बी रिलाइड ऑन बाय द डिफेंस नॉर एनी फाइंडिंग कैन बी बेस्ड ऑन द सेम बाय द कोर्ट, यानी कि रिलाई नहीं किया जाएगा, बेस भी नहीं किया जाएगा कोई भी फाइंडिंग उस एविडेंस पे। नेक्स्ट क्या है? फेलियर। अगर फेलियर किस में होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन में फेलियर होता है, तो क्या करेगी? देयरफॉर हम ये मानेंगे कि अदर पार्टी जो है वो क्या करती है? एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कि मैंने जो अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में अपने विटनेस से बुलवाया है, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी इसको। अब फेलियर अगर इसमें होता है री एग्जामिनेशन में, तो कोई एज सच इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ें तो हो चुकी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कौन कौन से पुटअप किए जाएंगे? द क्वेश्चन मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट। बहुत बेसिक सी बात है, रेलिवेंट फैक्ट के क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या होंगे क्वेश्चंस? रेलिवेंट फैक्ट के, बट नीड नॉट कन्फाइंड टू एग्जामिनेशन इन चीफ, की सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ से कन्फाइन नहीं करेंगे, तो वाइडर हो गया किसका स्कोप? क्रॉस एग्जामिनेशन का स्कोप जो है वो वाइडर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ऑन क्रेडिबिलिटी। क्वेश्चन ऑन, दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला तो जो 138 में आता है, यही वाला, ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट्स वाला। दूसरा क्या है? क्वेश्चन ऑन क्रेडिबिलिटी, जो कि 146 में आता है, जो कि वेरासिटी वगैरह चेक करता है। ऐसे दो तरह के क्वेश्चंस आप पूछोगे। पहला तो आप यही पूछोगे रेलिवेंट वाला, दूसरा आप पूछोगे क्रेडिबिलिटी वाला, वेरासिटी वाला। ठीक है, ये वाला आप पूछोगे। ये दोनों सेक्शंस याद रखना। सेक्शन नंबर 146 वेरासिटी वाला, सेक्शन नंबर 138 वेरासिटी वाला। कौन सा सेक्शन है? हाँ, क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, की कौन कौन से क्वेश्चंस लॉफुल हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। एक सेकंड में वो सेक्शन ही आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी बेरक नहीं है, तो एविडेंस क्या है पूरा रट जाना चाहिए एक बार में। ठीक है, ये देखो, क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। मैन विटनेस इन क्रॉस एग्जामिनेशन ही मे इन addition to the questions referred to be asked any question which tend to test his veracity। पहला तो क्या है? उसकी veracity टेस्ट करें। दूसरा क्या है? टू डिस्कवर who he is and what is his position in life। तीसरा क्या है? टू शेक हिज क्रेडिट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स याद रखना। वेरासिटी चेक करना है, पोजीशन इन लाइफ और शेक हिज क्रेडिट। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन 146। तो दोनों सेक्शन याद रखने, 146 और 138 तो है ही। नेक्स्ट इसके बाद है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चंस जो होते हैं वो कन्फाइन होते हैं एक्सप्लेनेशन से, पर अगर कोई आप न्यू मैटर अराइज कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसका भी क्या हो जाएगा? क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है एफिडेविट से रिलेटेड। ठीक है, एविडेंस ऑन एफिडेविट। देखो ये एक बार, मांडवी कॉर्पोरेशन बैंक वर्सेस निमेश बी ठाकोरी। ठीक है, ये केस है। इसमें क्या बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सन गिविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट कैन बी सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। मान लो आप एफिडेविट लेके जा रहे हो, ठीक है, वो आपका क्या हो गया? एक तरह से चीफ एग्जामिनेशन हो गया, तो आपको सब्जेक्ट किया जाएगा किससे? क्रॉस एग्जामिनेशन से। हिज एफिडेविट इज डिपोजिशन इन इटसेल्फ एंड इट इज नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू डिपोज इन एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि आपका जो एफिडेविट है वो एग्जामिनेशन इन चीफ ही माना जाएगा। ये एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना। जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको याद रखना। नेक्स्ट है विटनेस टू कैरेक्टर।
सेक्शन नंबर 140 में आता है, वो इसी पोर्शन में कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि देखो विटनेस टू कैरेक्टर मीन्स द पर्सन हु गिव द एविडेंस ऑफ पार्टीज कैरेक्टर. दिस एविडेंस इज मेंट टू असिस्ट द कोर्ट इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ एविडेंस. हम ये इसी पोर्शन में क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जो विटनेस का कैरेक्टर है वो भी इसी में आएगा, ताकि क्या किया जाए, चेक वैल्यू की जाए, वैल्यू ऑफ एविडेंस ब्रॉट बिफोर द कोर्ट. विटनेस टू कैरेक्टर में भी क्रॉस एग्जामिन. ठीक है, विटनेस टू कैरेक्टर में भी क्रॉस एग्जामिन, और कुछ नहीं है. इसके बाद चलते हैं लीडिंग क्वेश्चंस पे. लीडिंग क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन नंबर 141 से लेकर के 143 तक. सेक्शन नंबर 141 to 143 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद लीडिंग क्वेश्चंस एंड व्हेन दे मे बी आस्क्ड. अब देखो लीडिंग क्वेश्चन जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है कि मीनिंग क्या है लीडिंग क्वेश्चंस का. अब देखो इधर देख लो 141 से लेकर के 141 में लीडिंग क्वेश्चन, 142 में ये कब पूछे जाएंगे, सॉरी ये कब पूछे नहीं जाएंगे, और 143 में ये कब पूछे जाएंगे. 143 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में आता है कि ये कब पूछे जाएंगे, तो उसका आंसर यही होता है इन क्रॉस एग्जामिनेशन. देखो इन क्रॉस एग्जामिनेशन, तो ये है मीनिंग ऑफ लीडिंग क्वेश्चन. अब ऐसे क्वेश्चंस जो क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं आंसर, कोई भी आंसर सजेस्ट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पुटअप किए जाने वाला. देखो फॉर एग्जांपल मुझे अपनी पार्टी से, मुझे सामने वाली पार्टी से, मुझे अपनी ही पार्टी से लीडिंग क्वेश्चन पूछना है कि हाँ या ना वाले जवाब वाला जो क्वेश्चन पूछना है वो मैं पुटअप कर रही हूँ, और वो पूछे नहीं जाने चाहिए. ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, देखो जनरली क्या है, द आंसर टू द लीडिंग क्वेश्चन आर गिवन बाय येस और नो, बट इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि व्हाट आर लीडिंग क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. एग्जाम्पल बता देती हूँ. द प्लेंटिफ इज द प्लेंटिफ योर ब्रदर, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा कि ये वाला जो क्वेश्चन हो गया, इज द प्लेंटिफ योर ब्रदर, हैव यू नॉट लिव्ड विद हिम फॉर 10 years. तुमने पूरा 10 years बता दिया, हाउ मेनी years यू हैव नॉट लिव्ड, तो वो बता देगा वो 10 years है. बट हैव यू नॉट लिव्ड विद हिम फॉर 10 years, तो इसमें क्या तुम्हें बोलना है, येस या फिर नो, यही दो चीज़ें बोलनी है तुम्हें. या फिर इज नॉट योर नेम श्याम, यस और नो ही तो बोलना है. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस वेयर द पर्सन पुटिंग द क्वेश्चन इज एक्चुअली गिविंग आंसर्स इंस्टेड ऑफ रिसीविंग इट. तुम सवाल पूछो ना, तुम जवाब साथ में क्यों दे रहे हो. अब है व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस, व्हेन आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड. ये किस में है, 142 में है कि कब ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो देखो 142 जो है वो प्रोवाइड करता है नो लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी कि EIC में नहीं पूछा जाएगा. फिर इसके बाद क्या है, री एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछा जाएगा इफ ऑब्जेक्टेड बाय द पार्टी. द कोर्ट में परमिट सच क्वेश्चन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ विटनेस विच कैन नॉट अदरवाइज बी कॉल्ड टू मैटर अंडर इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन. क्या करता है, कोर्ट परमिट कर सकता है ऐसे क्वेश्चंस को टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ विटनेस विच कैन नॉट अदरवाइज बी कॉल्ड टू मैटर अंडर इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन. इनमें नहीं बुलाया जा सकता है, उनसे पूछने के लिए परमिट कर देगा. और सेक्शन 142 फर्दर प्रोवाइड करता है लीडिंग क्वेश्चंस में बी परमिटेड बाय द कोर्ट इन एग्जामिनेशन इन चीफ. एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में परमिट कर सकता है कौन, कोर्ट परमिट कर सकता है. ठीक है, फिर इसके बाद है एज टू मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी. किस किस मैटर्स के लिए परमिट कर सकता है, इंट्रोडक्टरी मैटर्स हैं या फिर अनडिस्प्यूटेड मैटर्स हैं विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, कि ऑलरेडी एक तरह से उसको सवाल की तरह रखा जा चुका है, तो आप एक बार उसको मतलब पूछ सकते हो. लीडिंग क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन कौन से सेक्शन में है, व्हेन दे कैन बी आस्क्ड. लीडिंग क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन सेक्शन नंबर 143 में आता है, प्रोवाइड करता है कि पार्टी में आस्क्ड लीडिंग क्वेश्चन. ठीक है, पार्टी में आस्क्ड लीडिंग क्वेश्चन इन क्रॉस एग्जामिनेशन, किसमें, पार्टी में आस्क्ड लीडिंग क्वेश्चन किसमें पूछ सकता है, लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है. हेयर लीव ऑफ द कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, लीव ऑफ द कोर्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है. एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन क्या है, इफ विटनेस टर्न हॉस्टाइल देन ऑल्सो लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. अब मैं आपको बताती हूँ कि विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है. देखो इफ विटनेस टर्न हॉस्टाइल देन द पार्टी एग्जामिनिंग हिज ओन विटनेस. क्रॉस में क्या होता है, दूसरे विटनेस को आप पूछते हो. ठीक है, सेकंड विटनेस से आप पूछते हो. देखो आप अपने विटनेस से नहीं पूछते हो, आप कौन से विटनेस से पूछते हो, आप दूसरे विटनेस से पूछते हो. ठीक है, एक हो गया प्लेंटिफ, एक हो गया डिफेंडेंट, और ये हो गया विटनेस. आप अपोजिट विटनेस से पूछ रहे हो. ठीक है, बट आप अपोजिट विटनेस से पूछ रहे हो, बट आप अपने ही विटनेस से पूछ सकते हो जब आपको लगता है कि विटनेस जो है वो हॉस्टाइल
टर्न हो गया है। ये देखो, ये आपका ही विटनेस है, आप अपने विटनेस से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रडिक्शन एंड कोरॉबरेशन। कॉन्ट्रडिक्शन और कोरॉबरेशन कौन से सेक्शंस में है, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। देखो 140 कहाँ तक हम लोगों ने किया, 143 तक किया हमने। हाँ, व्हेन दे मे बी आस्क्ड। 144 में एविडेंस हैज टू मैटर्स इन राइटिंग, ठीक है। राइटिंग के मैटर्स हैं तो आपको दिखाना है, नहीं दिखा तो उनका क्या होगा, जो कि एविडेंसेस हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है कि मैटर्स इन राइटिंग है। नेक्स्ट है 145 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। ऊपर क्या हो गया, मैटर्स इन राइटिंग है, जो रिटन है उनके डॉक्यूमेंट्स दी जाएंगी। 145 में क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। प्रीवियस पुरानी स्टेटमेंट है, आपने लिख रखी है, अब उससे आप विटनेस से क्रॉस एग्जामिन करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एविडेंस है, उसने लिख रखा है, आपने लिख रखा है, तो उससे रिलेटेड है। तो ये हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। और इसके बाद चलते हैं कोरॉबरेशन में। कोरॉबरेशन आता है सेक्शन नंबर 157 में। फॉर्मर स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस may be proved to corroborate later testimony as to same facts। अब 157 में क्या है, 157 में है स्टेटमेंट्स, फॉर्मर स्टेटमेंट्स। और कॉन्ट्रडिक्शन वाले में क्या है, 145 में फॉर्मर राइटिंग। ये चीज़ आपको डिस्टिंग्विश करा देगी, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो और कोरॉबरेट कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें हैं। राइटिंग से आप क्या करोगे, कॉन्ट्रडिक्ट करोगे, और स्टेटमेंट्स की आपने पहले ये बोला था उससे आप कोरॉबरेट करोगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्शन में। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अ विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट। प्रीवियस स्टेटमेंट्स के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस एग्जामिन किए जाओगे इफ़ सच स्टेटमेंट वर मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस्ड इन राइटिंग। पहले तो क्या है, वो स्टेटमेंट आप रिटर्न करोगे, रिड्यूस इन राइटिंग करोगे। दूसरा क्या है, दे आर रेलिवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में रेलिवेंट क्वेश्चन होगा तभी होगा, यानी कि रिटर्न और रेलिवेंट होना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है सबसे ज़्यादा, चलो मैं इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। हाँ, एग्जाम्पल बाद में, पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शोइंग ऑफ राइटिंग टू विटनेस, क्या विटनेस को आपका लिखा हुआ या उसका लिखा हुआ ज़रूरी है दिखाना? तो देखो वो ज़रूरी नहीं है, अनलेस इंटेंशन इज टू कॉन्ट्रडिक्ट। अब देखो आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना है तो आप बोलोगे कि देखो पढ़ो इसको, तुमने क्या लिखा था, है ना, उंगली लगा के बोलोगे पढ़ो इसको, तुमने क्या लिखा था, पढ़ो इसको, मैंने क्या लिखा है। वो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अब आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट करोगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोसीजर, अब ये पढ़ लेना आप, ये वाली लाइन, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू गिव द विटनेस अ चांस ऑफ एक्सप्लेनिंग और रिकनसाइलिंग हिज स्टेटमेंट। तो आप बोलोगे अरे वकील साहब सुनिए, मैंने वो इसलिए लिखवाया था, वो उसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि, आप अपने एक्सप्लेनेशंस दे दो, ठीक है। तो उधर क्या है, उसकी अटेंशन जो है वो ड्रॉन की जाएगी जब आपको क्या करना है, कॉन्ट्रडिक्ट करना है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट करना है। अब इसके बाद एक केस है, पर उससे पहले एक एग्जांपल बता देती हूँ। द स्टेटमेंट्स मेड इन FIR कैन बी यूज टू कॉन्ट्रडिक्ट द विटनेस इन्फॉर्मर व्हेन ही अपीयर्स एज अ विटनेस। मैं गई पुलिस वाले के पास, मैंने बोला पुलिस वाले जी वहाँ पे ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही थी, उन्होंने FIR लिख ली, बाद में मुझे उन्होंने विटनेस के लिए खड़ा कर दिया, तो फिर मैं, वो बोलेंगे ना देखिए इसमें तो आपने ये लिखवाया था, अभी आप ये बोल रहे हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो और विटनेस की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हो इन द आइज ऑफ जज। इसका जो केस है वो है मानला गंगाराम शाने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वेयर द स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन और विटनेस इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय अनदर विटनेस। 145 डज नॉट अराइज। अब देखो एक विटनेस को दूसरा विटनेस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, विटनेस 1 कॉन्ट्रडिक्ट विटनेस 2, तो 145 अराइज नहीं होगा। याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो। फिर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 145 एंड सेक्शन नंबर 162। सेक्शन नंबर 162 जो है वो CRPC का है, वो है मैनर फॉर 145। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देती हूँ। स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स जो कि मेड किए गए थे, जो कि बनाए गए थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और रिड्यूस किए गए राइटिंग में, कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस एक्सेप्ट इन मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 162। 162 में देखो जो मैनर है वो प्रोवाइडेड है 145 का। अंडर सेक्शन 145 स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेस मे बी कॉन्ट्रडिक्टेड बाई प्रीवियस स्टेटमेंट टू शो दैट ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ। ये भी हमें पता चल गया है। अब इसका एक केस है वो देख लो, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बाबू, ठीक है, बहुत स्वीट सा केस है, बाबू लिखा हुआ है इसमें।
इसमें क्या है, कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन नंबर 161 ऑफ सीआरपीसी की 161 ऑफ सीआरपीसी जो है वो प्रोवाइड करता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन बाय पुलिस ऑफिसर। क्या करता है, ये देखो पुलिस ऑफिसर हैं, उनको एग्जामिन किसको कर रहे हैं, अरे पुलिस ऑफिसर जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं एक इंसान का, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन by police officers during investigation if such examination is reduced in writing। अब जो एग्जामिनेशन है वो रिड्यूस कर दिया गया है राइटिंग में, इट कैन बी यूज इन एविडेंस इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 162 ऑफ सीआरपीसी फॉर contradiction। Thus, on reading section 162 CRPC and section 145 of Indian Evidence Act, it is clear that an accused in criminal trial has a right to make use of the statements of witness recorded under section number 161 for contradiction। अब एग्जामिनेशन जो है उसको यूज़ किया जा सकता है किस में, 145 में, क्योंकि वो क्या कर दिए गए हैं, रिड्यूस्ड इन राइटिंग, ठीक है, राइटिंग में रिड्यूस कर लिए गए हैं, इसलिए आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद है कोरॉबोरेशन। हमने क्या नहीं किया है अभी, कोरॉबोरेशन बचा है, हमने कॉन्ट्रडिक्शन कर लिया, कोरॉबोरेशन 157 में है। अब कोरॉबोरेशन में क्या है, सेक्शन नंबर 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउज ऑफ विटनेस टू बी कोरॉबोरेटेड, कोरॉबोरेट कर दिया जाएगा बाय प्रूफ दैट ही सेड द सेम थिंग ऑन प्रीवियस ओकेजन। द ओनली कंडीशंस आर दैट द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड एट और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस। स्टेटमेंट आप तब करोगे जब फैक्ट टुक प्लेस किया था, या फिर इट मस्ट हैव बीन मेड बिफोर और बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट। कोई ऐसी अथॉरिटी के सामने बनाया गया था जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही थी फैक्ट को। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या है, एफआईआर है, विटनेस ने फाइल की, मैं विटनेस हूँ, ठीक है, अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मैंने ऑब्जर्व किया उस चीज़ को, कैन बी यूज फॉर कोरॉबोरेशन अंडर सेक्शन 157 ऑफ द एक्ट एज इट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ द क्राइम एट द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम which is recorded by officer in charge of police station competent to investigate the case। अब समझ में आया ये बात कि जो एफआईआर है, मैं एज अ विटनेस मैंने फाइल किया है किस चीज़ के लिए, अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मेरी क्या है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उसको यूज़ किया जा सकता है कोरॉबोरेशन के लिए। पहला तो क्यों, क्योंकि वो रिड्यूस्ड है, ठीक है, वो मेरी ऑब्जर्वेशन है। किस चीज़ की, अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस। ऊपर वाला क्या था, ये क्या था, ये स्टेटमेंट था, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें एक और एग्जांपल आ जाता है, क्या है, प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ एन अकम्प्लिस। किसका प्रीवियस स्टेटमेंट, अकम्प्लिस की प्रीवियस स्टेटमेंट जो है रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट। कौन रिकॉर्ड कर रहा है, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है। कैन आफ्टर ही हैज़ बीन ग्रांटेड पार्डन, पार्डन मिल जाता है, बी यूज टू कोरॉबोरेट द स्टेटमेंट मेड बाय हिम ड्यूरिंग ट्रायल, उसको यूज कर लिया जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट है डाइंग डिक्लेरेशन, इफ डिक्लेरेंट सर्वाइव कैन बी यूज अंडर सेक्शन 157। अगर डिक्लेरेंट जो है वो सर्वाइव कर जाता है उसको यूज किया जा सकता है। कौन से केस में था ये, मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। इसमें क्या था, डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होगी अंडर सेक्शन नंबर 32(1) ओनली व्हेन द मेकर ऑफ इट इज डेड। क्यों, क्योंकि वो कब किया गया था, बीन मेड और अबाउट द टाइम व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, फैक्ट टुक प्लेस किया गया था उस टाइम पे आपने वो डिक्लेरेशन की है, इसलिए तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इफ ही सर्वाइव्स एंड अपीयर्स बिफोर द कोर्ट एज विटनेस हिज डिक्लेरेशन मेड प्रीवियसली बाय हिम कैन बी यूज्ड अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं हॉस्टाइल विटनेस में। हॉस्टाइल विटनेस किस में आता है, सेक्शन नंबर 154 में। 157 से ऊपर चलते हैं हम लोग। हमने कहाँ तक देखा था, 140, हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन, ऊपर वाले सेक्शंस बाद में देखते हैं, वो प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलते हैं हॉस्टाइल विटनेस में 154। हाँ, क्वेश्चंस बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस, हमारा खुद का विटनेस जो है वो हॉस्टाइल हो गया है, तो हम अपने ही विटनेस से क्या करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है। तो क्या है हॉस्टाइल विटनेस। अब देखो सेक्शन 154 अलाउज अ पार्टी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस, ठीक है। और फिर क्या कर सकता है, वो अपने लीडिंग क्वेश्चंस भी अपने विटनेस से कर सकता है, कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकता है प्रीवियस स्टेटमेंट 145 में, एंड टेस्ट हिज वेरासिटी अंडर सेक्शन नंबर 146। वेरासिटी भी टेस्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है, ये तब की बात है जब विटनेस हैज़ बीन कॉल्ड अंडर एक्सपेक्टेशन दैट ही विल बी स्पीकिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फैक्ट बट ही प्रिटेंड्स
दैट ही डज नॉट रिमेंबर दोज फैक्ट्स, और ये हमको पता ही नहीं था, अरे ये कौन सी बात होती है, तुम हॉस्टाइल हो गए हो, तुमको जेवर जवरात, तुमको कुछ मिल गया है इसलिए तुम हॉस्टाइल हो गए हो, ठीक है। तो सच विटनेस हैव समटाइम्स बीन रिफर्ड टू एज हॉस्टाइल, ठीक है। ये क्या हो गया इसका एक तरह से मतलब हो गया, मीनिंग हो गया। आगे और भी मीनिंग है। द एविडेंस एक्ट डज नॉट डिफाइन हॉस्टाइल विटनेस, IEA में, इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं है, ठीक है, एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं है। ही इज द वन हु फ्रॉम द मैनर इन विच ही गिव्स द एविडेंस शोज दैट ही इज नॉट डिजायरस ऑफ टेलिंग द ट्रूथ टू द कोर्ट। मेरा मन नहीं है, यानी कि विटनेस का मन नहीं है। विटनेस इज हॉस्टाइल व्हेन ही एग्जिबिट्स एन ऑपोजिट फीलिंग, ठीक है। तुम्हें फीलिंग आ जाती है कि यार ये तो हॉस्टाइल टर्न हो रहा है, ये एक तरह की फीलिंग की ही बात हो रही है। when by his conduct, attitude, demeanor or unwillingness to give answers or disclose the truth, ये हो गया हॉस्टाइल विटनेस का। अब इसके बाद आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एविडेंटरी वैल्यू ऑफ हॉस्टाइल विटनेस। कौन से केस में? गोविंदा वर्सेस स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, गोविंदा वर्सेस स्टेट का, ठीक है। ये है हॉस्टाइल विटनेस का हॉस्टाइल विटनेस की एविडेंटरी वैल्यू का केस। ये आता है सेक्शन नंबर 154 क्लॉज 2। अ पर्सन क्रॉस एग्जामिनिंग हिज ओन विटनेस कैन रिलाई ऑन एनी पार्ट, देखो ये चीज़ याद रखना, किसी भी पार्ट में वो रिलाई कर सकते हैं ऑफ द एविडेंस ऑफ सच विटनेस, एंड बोथ द पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन सच पार्ट। देखो दोनों पार्टीज ना एंटाइटल्ड है रिलाई करने की ऑफ द एविडेंस विच असेस द केस। इतना समझ में आ गया? बस इतना ही है हॉस्टाइल विटनेस। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कोर्ट्स डिस्क्रिशन में। क्या है कोर्ट्स का डिस्क्रिशन? सेक्शन नंबर 148 में हमने बोला था ना ये सेक्शन अभी छोड़ दो, अभी आगे करते हैं। तो 148 में देखो, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, कंपेलिंग ऑफ आंसर, ठीक है। कंपेलिंग ऑफ आंसर किस में आता है? सेक्शन नंबर 147 148 में आता है, ठीक है, कंपेलिंग ऑफ आंसर्स। और 148 में है कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू अलाउ और डिसअलाउ क्वेश्चंस कंपेलिंग वाले। अब इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका पर्पस क्या है। इट प्रोटेक्ट्स अ विटनेस अगेंस्ट रेकलेस एंड रिवेंजफुल क्रॉस एग्जामिनेशन वेयर ही मे बी कंपेल्ड टू रिप्लाई ऑल क्वेश्चंस विच आर पुट ओनली टू डिफेम हिम। तुम सारे क्वेश्चंस का जवाब मत दो क्योंकि वो तुमको डिफेम करने के लिए रखे गए हैं, इसीलिए कोर्ट बोल देता है, कोर्ट यही बोल देता है कि तुम सारे सवालों का जवाब मत दो। अब कंसिडरेशंस फॉर डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन एज टू प्रॉपर और इम्प्रॉपर, कोर्ट ने कुछ कंसिडरेशंस निकाली हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। पहला क्या है? इफ इट अफेक्ट्स द कोर्ट्स ओपिनियन एज टू वेरासिटी, कोर्ट का ओपिनियन चेंज कर रहे हैं तो फिर सही है ना क्वेश्चन। दूसरा क्या है? इफ इट अफेक्ट्स ओनली द स्लाइटेस्ट डिग्री, तुम थोड़ा मोड़ा कर रहे हो तो इधर मना कर दो, इधर क्या है? हाँ है, इधर क्या है? मना कर दो। इधर क्या है? क्वेश्चन इज इम्प्रॉपर एंड डिसअलाउड, इधर भी मना हो गया। आंसर इज अनफेवरेबल, इधर भी मना हो गया। एंड इट अफेक्ट्स द कोर्ट्स ओपिनियन, देखो द कोर्ट शुड कंसिडर वेदर द इम्प्यूटेशन कन्वेड बाय इट इज सच एज वुड सीरियसली अफेक्ट द कोर्ट्स ओपिनियन एज टू विटनेसेस वेरासिटी। इफ यस द कोर्ट विल अलाउ द क्वेश्चन। वेरासिटी वाले पे है तो फिर कोर्ट क्या कर देगा? अलाउ कर देगा। छोटा मोटा तो ये सब चीज़ें इम्प्रॉपर हो गया, अनफेवरेबल हो गया, तो क्या कर देगा कोर्ट? डिसअलाउ कर देगा। दस दीज कंसिडरेशन मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय द कोर्ट टू डिटरमाइन वेदर द क्वेश्चन इज प्रॉपर टू बी अलाउड इन क्रॉस एग्जामिनेशन और नॉट। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 153, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चनिंग टेस्टिंग वेरासिटी। अब देखो वेरासिटी से हम इधर आ गए हैं 153 में, हमने कनेक्ट किया है ना इसे। तो एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी, कुछ ऐसे एविडेंसेस जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। देखो पूछा तो जाएगा वो क्वेश्चन बट उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उनको नोट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वेरासिटी टेस्ट कर रहे हैं। अब इसका पर्पस क्या है? It shakes the credit of witness by injuring his character. No evidence shall be given to contradict him. आप उसका कैरेक्टर शेक कर रहे हो तो उसके लिए कोई एविडेंस जो है नहीं दिया जाएगा टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम। तो क्या है? हेयर द कोर्ट वुड नॉट बी डिसाइडिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस बट ऑन द मेरिट्स ऑफ द विटनेस। पर्पस क्या है वेरासिटी वाले क्वेश्चंस को? अरे वेरासिटी किसकी देख रहे हो तुम? विटनेस की देख रहे हो। तुम विटनेस पे पूरा केस डिपेंड नहीं कर सकते हो। तुम किस पे डिपेंड कर रहे हो पूरा केस? उस केस पे ही तो डिपेंड करोगे ना, और किस पे डिपेंड करोगे? तो वेरासिटी वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब क्या होगा, क्या अवॉइड करना चाहिए कि कोर्ट जो है वो डिपेंड करेगा, डिसाइड करेगा मेरिट्स पे केस के बट ऑन द मेरिट्स ऑफ विटनेस, ठीक है, मेरिट्स ऑफ विटनेस पे डिपेंड करने लगेगा रादर देन मेरिट्स ऑफ द केस। दस टू अवॉइड द सेम नो कॉन्ट्राडिक्शन इज अलाउड इन सच अ केस, कोई कॉन्ट्राडिक्शन जो है अलाउ नहीं किया जाएगा ऐसे केस पे।
This rule also applies in case a witness turns hostile and his credit is impeached by the party who calls him. ठीक है, हॉस्टाइल हो जाता है तो भी ये केस अलाउ होगा उस जगह पे, क्योंकि तब आप वो दूसरे का विटनेस हो गया ना, आपका नहीं हुआ ना, दूसरे का हो चाहे ना हो, आपका नहीं हुआ. तो ये एग्जाम्पल देख लेना. एविडेंस ऑफ डिसऑनेस्टी इज नॉट एडमिसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब देखो एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल है 153 लेज डाउन फॉलोइंग टू एक्सेप्शंस. पहला क्या है, प्रीवियस कन्विक्शन. प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड है तो आप सर्टिफाइड कॉपी दे दोगे. और इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड है कि जो है ये बंदा इम्पार्शियल है, शोइंग दैट ही इज़ नॉट इम्पार्शियल. इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि पहले पूछा जाएगा कि आप इम्पार्शियल हो या नहीं इम्पार्शियल हो, उससे रिलेटेड भी आप क्या कर दोगे, एविडेंस दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आस्क्ड वेदर हिज फैमिली हैज़ नॉट हैड अ ब्लड फ्यूड विद बीज फैमिली, तो वही चीज़ें हैं. ही डिनाइज इट, ही मे बी कॉन्ट्राडिक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट द क्वेश्चन टेंड्स टू इम्पीच द इम्पार्शियलिटी. आई नो थोड़ा लंबा हो रहा है बट ये पोर्शन है भी बहुत लंबा, ठीक है, तो थोड़ा लगे रहेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट जो आता है वो है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस. इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस का मतलब होता है टू एक्सपोज हिम. हम लोग इसमें कितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सिर्फ विटनेस पे, ठीक है. सेक्शन नंबर 135 से लेकर के 165 तक जो है सारे सेक्शंस किससे रिलेटेड है, विटनेस से रिलेटेड है. इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस, सॉरी इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस, उसका हम एक पोर्शन कर रहे हैं. क्यों, ताकि हम उसको एक्सपोज कर सकें कि जज साहब ये जो विटनेस लेके आए हैं ये सही नहीं है. अब मैनर ऑफ इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस क्या होता है, बाय क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस. अब क्रॉस एग्जामिनेशन में कैसे कौन कौन से सेक्शन आ गए, इसको देखो. 138 में आ गया क्रेडिबिलिटी चेक करने वाला, 140 में आ गया कैरेक्टर, 145 में आ गया प्रीवियस स्टेटमेंट, 154 में आ गया हॉस्टाइल विटनेस, 146 में आ गया टेस्टिंग द वेरासिटी ऑफ द विटनेस. एक बार 146 देख लेते हैं. क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन. वेरासिटी तो वन ऑफ द पोर्शन है, ठीक है, इसमें लिख दो क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जाम, ठीक है, क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ये आ गया. अब नेक्स्ट है बाय अदर इंडिपेंडेंट एविडेंसेस. 155 सेक्शन नंबर 155 हमने कर रखा है बट एक बार ये देख लेते हैं. 155 है इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस. इन इटसेल्फ ये एक टॉपिक है, ठीक है. ये कहाँ पे आता है, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस के बाद इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, ठीक है, क्रेडिट ऑफ विटनेस. तो इसमें सेक्शन नंबर 155 सबसे पहले क्या है, टेस्टिमनी ऑफ अनवर्दीनेस, कि विटनेस बियर्स सच अ जनरल रेपुटेशन ऑफ अनट्रूथफुलनेस, कि यार ये इसकी रेपुटेशन ही खराब है समाज में. दूसरा क्या है, प्रूविंग दैट विटनेस इज ब्राइब्ड, करप्ट है. तीसरा क्या है, फॉर्मर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट बाय एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, पुरानी आप कोई स्टेटमेंट ले आ दो तो उससे आप बता दो कि यार ये तो गलत आदमी है, ठीक है. एंड इट इज़ वाइडर दैन प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, ठीक है, ये थोड़ा सा वाइडर है. सेक्शन नंबर 155(3) प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग से. तो अब इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि इम्पीचमेंट इन क्रॉस एग्जामिनेशन. इम्पीचमेंट इन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूरा मैं बता देती हूँ. ये हमारा क्या है, फर्स्ट पोर्शन है मैनर ऑफ इम्पीचिंग क्रेडिट. द क्रेडिट ऑफ विटनेस कैन बी इम्पीच्ड इन फॉलोइंग वेज. हमने देख लिया कि ऊपर वाले ये हो गया बाय क्रॉस, और या दूसरा क्या है बाय इंडिपेंडेंट एविडेंसेस, ये हो गया. द पर्पज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. अब देखो क्रॉस एग्जामिनेशन में हम आते हैं. सबसे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पज क्या है, टू इलिसिट द ट्रूथ बाय टेस्टिंग द वेरासिटी ऑफ द विटनेस. क्या है, टू इलिसिट द ट्रूथ बाय टेस्टिंग द वेरासिटी ऑफ द विटनेस. Thus, as provided under सेक्शन नंबर 138 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, विटनेस क्या है, क्रॉस एग्जामिन. ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें हैं. दूसरा क्या है, इम्पीचमेंट अंडर सेक्शन 155. 155 के अंडर इम्पीचमेंट है, तो इसमें क्या है, टेस्टिमनी ऑफ अनवर्दीनेस. सबसे पहले अब अनवर्दीनेस है कि वो अनवर्दी है. दूसरा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर्मर इनकन्सिस्टेंट स्टेटमेंट हो गई इसमें. ये सारी चीज़ें क्या है 153 में 155 क्लॉज 3 में होती हैं. और 155 क्लॉज 3 का जो एम्बिट है वो बड़ा है. किससे बड़ा है, सेक्शन नंबर 145 से बड़ा है, ठीक है. ये 145 समझ में नहीं आ रहा था मुझे खुद. सेक्शन नंबर 145 से बड़ा है. नेक्स्ट पोर्शन आते हैं हम लोग रिफ्रेशिंग मेमोरी में. रिफ्रेशिंग मेमोरी कहाँ से कहाँ तक आता है एक बार देख लेते हैं. इसी के बाद वाले सेक्शंस हैं. 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी, ठीक है. 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी दिख रहा है.
160 है टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन 159 कि 159 की टेस्टिमनी और राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी 161 में है। तो देखो रिफ्रेशिंग मेमोरी करते हैं हम लोग प्रेजेंट रिकलेक्शन और पास्ट रिकलेक्शन। फिर से देख लेते हैं 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी, ये क्या हो गया प्रेजेंट रिकलेक्शन। 160 हो गया पास्ट रिकलेक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है टेस्टिमनी है जो कि फैक्ट्स मेंशन थे 159 में उसका। अब प्रेजेंट रिकलेक्शन में क्या होगा, रिमेम्बरेंस होगी और रिकलेक्शन होगा। ठीक है, आप याद करके बताओगे प्रेजेंट रिकलेक्शन में। और पास्ट रिकलेक्शन में रिमेम्बरेंस भी नहीं होगी, रिकलेक्शन भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अगर विटनेस को लगता है श्योर है वो, तो वो टेस्टिफाई करेगा, एग्जाम्पल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली चीज़ें। और अगर विटनेस श्योर नहीं है तो वो टेस्टिफाई नहीं करेगा। इसमें क्या है, रिमेंबर याद करके, रिकलेक्ट करके ऑफ राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ, खुद की राइटिंग के बारे में आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो प्रेजेंट रिकलेक्शन में। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं किसका, पास्ट रिकलेक्शन का, सेक्शन नंबर 160 का। इसका एग्जाम्पल है अ बुक कीपर में टेस्टिफाई टू फैक्ट्स रिकॉर्डेड बाय हिम इन बुक्स रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। बुक कीपर है वो टेस्टिफाई कर सकता है फैक्ट्स रिकॉर्डेड बाय हिम इन बुक्स। ठीक है, एक बुक है उससे रिलेटेड फैक्ट जो है उसके बारे में टेस्टिफाई कर सकता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इफ ही नोज दैट द बुक्स आर वर करेक्टली केप्ट, कि बुक जो है वो करेक्टली केप्ट है, तो फिर वो उसके बारे में बता सकता है। यानी कि श्योरिटी है, इसमें क्या है, श्योरिटी है। अब एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस। अब देखो सेक्शन नंबर 163 में है एविडेंस जो है किस चीज़ के, डॉक्यूमेंट्स के, जो कि बुलाई गई थी या फिर प्रोड्यूस की थी नोटिस में। तो आपने अगर बुलाई है, ठीक है, तो आप पे बाउंडेशन लग जाती है। आपने अगर डॉक्यूमेंट क्या है, समन किया है, तो आप पे बाउंडेशन है कि अब आप इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करो अगर ऑपोजिट पार्टी बोल रही है तो। और अगर आपने प्रोड्यूस नहीं किया तो इसमें क्या है, प्लेंटिफ बिकम्स बाउंड टू गिव इट एज एविडेंस इफ द डिफेंडेंट सो इंसिस्ट। डिफेंडेंट से मांगा है आपने, अब आप कोर्ट में पेश तो करो, है ना, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट इसके बाद आता है जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन। 165 में क्या है, जजेस की ताहा पावर है। ठीक है, जजेस की पावर है टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी मंगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है, अरे जजेस के पास पावर है, क्यों, जस्टिस डिलीवर करने के लिए। अब जजेस की पावर को आप लिमिट तो नहीं कर दोगे, ठीक है, तो वही चीज़ है। अब इसका केस है सुप्रीम कोर्ट इन रामशरण वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें बोला था प्रीसीडिंग जज मस्ट सीज टू बी अ मेयर स्पेक्टेटर। जो जज बैठे हैं, प्रीसीड कर रहे हैं, वो मेयर स्पेक्टेटर नहीं है, वो प्रॉपर जज हैं और वो एक्टिव इंटरेस्ट लेंगे किसमें, पॉलिटिक्स में नहीं, अपने काम में। ठीक है, जजमेंट डिलीवर करने में, जस्टिस में, बाय पुटिंग क्वेश्चंस टू विटनेस इन ऑर्डर टू एसरटेन द ट्रुथ। एवरी क्रिमिनल ट्रायल इज अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी। आप वॉयज ऑफ डिस्कवरी आप डिस्कवर करते करते जाओ। ये सब फलान ढिमकानी चीज़ें लिख देना, पर सिंपल बात यह है कि मेयर स्पेक्टेटर नहीं हो आप, ठीक है, सिर्फ देख नहीं रहे हो, वहाँ पे आप काम करो अपना। क्या काम करो, जजमेंट देने के लिए, इफेक्टिव जस्टिस देने के लिए। पर इसमें लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन वही है जो हमने ऊपर वाले सेक्शंस में पढ़ी। कहाँ पे, सेक्शन नंबर 121 से 131 में, कि जज के नॉट कंपेल अ पर्सन। जज ये कुछ 121 से 131 तक लोग जो है वो एक्सेप्शंस में आते हैं कि विटनेस तो है पर वो लोग ये चीज़ें नहीं बताएंगे। ठीक है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये सब वाली चीज़ें हैं। और प्लस 148 और 149। 148 149 क्या है, देख लो एक बार इधर। 149 है क्वेश्चंस नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। रीजनेबल ग्राउंड के बगैर वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और 148 में है कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। ये वाली चीज़ है कि कोर्ट ही डिसाइड करेगा, तो फिर क्या ही मतलब है। मेन चीज़ ये याद रखना 121 से 131। नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर 11 में सेक्शन नंबर 167 लास्ट बचता है, वो क्या है, इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। छोटी सी चीज़ है इसमें कि इम्प्रॉपर एडमिशन हो जाता है, रिजेक्शन हो जाता है एविडेंस का, तो वो ग्राउंड नहीं होगा रिवर्सल ऑफ जजमेंट। नया ट्रायल नहीं करेंगे यार, छोटी सी गलती हो गई बीच में तो नया ट्रायल नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है, द कोर्ट कंसिडर्स दैट इंडिपेंडेंटली ऑफ द एविडेंस एडमिटेड देयर वाज इनफ एविडेंस टू जस्टिफाई द डिसीजन। कि इतना इनफ एविडेंस था, वो सब हमने फालतू में नहीं लिया, इम्प्रॉपर हो गया होगा पर हमने नहीं लिया क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। दूसरा क्या है, रिजेक्टेड एविडेंस हैड बीन एडमिटेड इफ ऑट नॉट टू हैव बीन वैलिड द डिसीजन। रिजेक्टेड एविडेंस अगर एडमिट कर लिए जाते तो डिसीजन को चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, तो समझ में आ गया, एम्पल एविडेंस है इसलिए न्यू ट्रायल जो है, रिवर्सल जो है नहीं होगा।
मेयरली ऑन इम्प्रॉपर और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। अब देखो इम्प्रॉपर एडमिशन क्या है और रिजेक्शन के बारे में छोटी सी चीज़ है कि इम्प्रॉपर एडमिशन जो है इट कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसिडरेशन, और जो रिजेक्शन ऑफ एविडेंस है इट रिक्वायर्स रिकोर्स टू फर्दर प्रोसीडिंग। यानी कि इम्प्रॉपर एडमिशन को वापस से एडमिट करने के लिए क्या हो जाएगा, अगर आपने एडमिशन कर लिया तो बाद में क्या है आप उसको हटा सकते हो, पर अगर आपने एविडेंस ही रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे प्रोसीडिंग्स चाहिए होंगी वापस एडमिट करने के लिए। इसलिए जो है मोर डेंजरस है। क्या मोर डेंजरस है, एडमिशन इम्प्रॉपर, मुझे लगता है रिजेक्शन ऑफ एविडेंस ज़्यादा डेंजरस है। तो चलो मैं आपको चेक करके बताती हूँ ये कि ज़्यादा डेंजरस क्या है। हाँ वही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। ये रिजेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। क्यों, एक बार हट गया तो बहुत सारी प्रोसीडिंग्स करनी होंगी। इसको हटा देते हैं, एरो इधर लगा दो, ये ज़्यादा डेंजरस है ये वाला। एक बार हट गया एविडेंस उसको लाने में दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, पर इसके बाद प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वेदर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 154 क्या है, हॉस्टाइल विटनेस, ठीक है। मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सिविल और अ क्रिमिनल केस, एट व्हाट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन कैन द विटनेस बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम एज अ विटनेस। तो यही स्टेज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन और क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द विटनेस टर्निंग हॉस्टाइल ड्यूरिंग ट्रायल। क्यों विटनेस जो है हॉस्टाइल टर्न हो जाता है। क्या ना, हॉस्टाइल विटनेस बी परमिटेड टू सबवर्ट अ क्रिमिनल ट्रायल। अब देखो क्रिमिनल ट्रायल और सिविल ट्रायल इसके बीच में कुछ डिफरेंस दिया गया है, नहीं दिया गया है, बट एक बार आप लोग इसको गूगल कर लेना और मैं भी इसके एक्सटेंडेड वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है राइट डिटेल नोट ऑन FIR इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है। FIR जो है वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, उसको क्या करने की जरूरत है, corroborate, ठीक है। कौन से सेक्शन में हमने पढ़ा था, हम किस में पढ़ रहे थे, दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। corroboration में 157 में, ठीक है। 157 में हम पढ़ रहे थे, और ऊपर वाला का सेक्शन कौन सा है, 145 है। हाँ, तो इसी के साथ जो छोटे छोटे और क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन क्रॉस एग्जामिनेशन, राइट नोट ऑन एग्जामिनेशन चीफ, ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत पूछे गए हैं, ये मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। क्या ना, पार्टी क्रॉस एग्जामिन हिज ओन विटनेस। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं आपको समझ में आ गया होगा, 154 से। किससे, 154 से पूछे गए हैं, तो उसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना। तो इसी के साथ चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। ये वीडियो आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट इट शुड नॉट बी एन इशू, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने आपका कंप्लीट करवाया है, बल्कि प्री की सीरीज़ जो है वो मैंने आपको काफ़ी पीसेस में करवाई है। तो तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।